हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहला चीज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में जानते हैं, पहला चीज जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट मेरा होता है आई। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। That means electric current is defined as the flow of charge through any cross section area of the conductor in per unit time। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर मेरे पास ये Q क्या है। Q मेरा चार्ज है। Q का कूलम, Q का जो ऐसा यूनिट होता है कूलम, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, और इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। ए से डिनोट करते हैं हम लोग। तो देखिए, तो मेरे पास 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अब हम लोग आते हैं यहां पर, देखिए आते हैं अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द वर्क डन बाय ए पॉजिटिव चार्ज, the work done by a positive charge across 2 points or 2 poles known as electric potential difference। and electric potential यदि हम लोग बोलेंगे तो electric potential बोलेंगे the work done by a unit positive charge from 1 point to infinity। ठीक है, तो देखिए V इज इक्वल टू क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन बाय ए चार्ज। तो V इक्वल टू W बाई क्यू। अब देखिए, वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, और इसका ऐसा यूनिट कूलम, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट हो गया मेरा वोल्ट। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग दो पॉइंट यानी 2 टर्मिनल का, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करते हैं ए बी। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे वी ए बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सेम यही होगा, वर्क डन बाय यूनिट चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स, 2 टर्मिनल्स, कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कि जूल पर कूलम। अब देखते हैं, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, डिफाइंड 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय ए यूनिट चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स और 2 टर्मिनल्स। ठीक है, हम लोग इसके बाद जानते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता है, देखिए ओम्स लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। एक्शन। तो देखिए, मेरा ओम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखते हैं हम लोग, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अक्रॉस 2 पॉइंट। जैसे देखते हैं यहाँ पर हम लोग देते हैं, यहाँ पर जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा इसमें बैटरी लगाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, ये इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा इस सर्किट से, इस सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट उतना ज्यादा पास करेगा। और यहाँ हम लोग करंट को मेजर करते हैं ए से एम्पियर में, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं हम लोग V में। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ओम्स लॉ क्या कह रहा है, जो यहाँ पर देखिए, जितना ज्यादा बैटरी लगाएंगे उतना ज्यादा क्या देगा, मेरा इलेक्ट्रिक करंट बढ़ते जाएगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट मींस V इक्वल्स टू आई आर। देखिए R सम कांस्टेंट, R मेरा कांस्टेंट है, नोन एज रेसिस्टेंस, जिसको कि हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो रेसिस्टेंस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, हम लोग देखते हैं जितना ज्यादा, यदि हमने यहाँ पर 2 वोल्ट बैटरी लगाया, हो सकता है करंट 1 एम्पियर दे रहा है, 1 एम्पियर दे रहा है, करंट कितना दे रहा है, 1 एम्पियर। यदि हम लोग इसको 4 वोल्ट कर दिए तो करंट कितना देगा, हो सकता है 2 एम्पियर देगा, हो सकता नहीं देगा 2 एम्पियर। यदि हम लोग इसको 6 वोल्ट कर दिए, यदि हम लोग 6 वोल्ट कर दिए तो करंट कितना एम्पियर आ रहा है, 3 एम्पियर। तो देखिए, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, सिंपली ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर लीजिए V, इधर लीजिए I। तो जैसे देखते हैं यहाँ पर 2 4 6, ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट। हो सकता है यहाँ 1 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर, और यहाँ पर 3 एम्पियर। देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, इसका ग्राफ जो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे ओम्स लॉ का बात कर रहे हैं, तो देखिए V इज इक्वल टू आई आर हो गया, इसी को हम लोग लिखते हैं I इक्वल टू V बाय आर।
अब इस पर बात करते हैं रेसिस्टेंस के बारे में, पहले कुछ जान लेते हैं। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? तो रेसिस्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय व्हिच कंडक्टर अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका ऐसा यूनिट जो होता है, इसका ऐसा यूनिट ओम होता है, इसको ओम बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, फैक्टर ऑन व्हिच द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। तो सबसे पहला फैक्टर हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर। देखिए कंडक्टर का लेंथ हम लोग जितना इंक्रीज करेंगे रेसिस्टेंस मेरा उतना इंक्रीज होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं फैक्टर ऑन व्हिच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, हम लोग इस पर बात करते हैं। तो पहला चीज हो गया लेंथ। तो पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर, पहला हो गया मेरा लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मतलब यहां पर हम लोग देख रहे हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। आर मेरा किस पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ पर। जितना ज्यादा लेंथ लेंगे उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। दूसरा चीज हो गया एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई भी एक कंडक्टर वायर है, यदि ये वायर का एरिया बहुत ज्यादा मोटा है, सॉरी ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बहुत ज्यादा मोटा है, मतलब ज्यादा डायमीटर का वायर है, हो सकता है वायर ये यहाँ मैं सिलेंड्रिकल शेप में लिया हूँ, कोई भी स्क्वायर शेप में भी हो, यहाँ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्क्वायर शेप में भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा क्या पास करेगा, उससे इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास करेगा। दैट मींस इसका रेसिस्टेंस जो होगा कम होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए ये इक्वेशन मेरा पहला हो गया और ये इक्वेशन मेरा दूसरा हो गया, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इक्वेशन दूसरा। तीसरा चीज हो गया टेम्परेचर। तो मेरा टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर यदि इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है। तो हम लोग आते हैं, देखिए इस दोनों इक्वेशन को यदि कंबाइन करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यदि दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, मतलब रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इसके बारे में। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि इक्वल का साइन देंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो ये देखिए प्रोपोर्शनैलिटी जो कांस्टेंट है वो रो बोलते हैं, रो एल बाई एरिया। अब इस रो को हम लोग बोलेंगे, ये जो मेरा रो है, रो बोला जाता है रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। रो होता है रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ये हो गया मेरा रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। कोई ये इससे पता चल जाता है जो किस टाइप का मेरा मटेरियल यूज हुआ है, कितना ज्यादा रेसिस्टिविटी है कि कम है, कैसा कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है कि नहीं, कंडक्टर कम कंडक्टर है। तो अब हम लोग बात करेंगे, इसके बाद मेरा ये निकल गया। अब देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, यदि मेरा लेंथ डबल हो जाए तो क्या होगा और एरिया डबल हो जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहला चीज आइए देखते हैं, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है, बराबर रहता है, तो इस पर मैं चर्चा करता हूं। अब देखिए मेरा रेसिस्टेंस जो हो गया R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब देखते हैं हम लोग, यदि लेंथ को डबल कर दिए और सेम मटेरियल है, मटेरियल चेंज नहीं है, सेम वायर का लेंथ यदि हम लोग डबल कर रहे हैं, सिर्फ लेंथ डबल कर रहे हैं, एरिया के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, मतलब और ज्यादा तार जोड़ दिए इसमें, और ज्यादा वायर जोड़ दिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा लेंथ के जगह में यदि नया रेसिस्टेंस लेंगे तो देखिए यहाँ पर हम लोग एल डैश, लेंथ ही हुआ है, एरिया और तो सब सेम है, तो देखिए नया रेसिस्टेंस आर डैश क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू एल डैश इक्वल टू 2L हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रो 2L बाई एरिया। अब देखिए आर डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 रो एल बाई एरिया। देखिए तो मेरा ये शुरू में स्टार्टिंग में इसका वैल्यू क्या है, आर है, तो मेरा रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यदि हम लोग एरिया को डबल करते हैं तो क्या होता है, एरिया को डबल करते हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यदि कोई एक वायर है, ये मेरा एक कंडक्टर वायर है, देखिए इसका एरिया अभी मान लेते हैं हम लोग ए है, इसका एरिया इक्वल टू ए है। यदि इसी वायर को स्ट्रेच करके मैं डबल करूंगा, इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ यदि इसको स्ट्रेच कर दिया, देखिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यदि स्ट्रेच करके डबल किया तो एरिया हाफ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
इसमें बहुत जन गलती करता है, यहाँ गलती करने का कोई गुंजाइश ही नहीं होगा। आप लोग यदि इसको अच्छा से देख लेंगे तो हम लोग इसी को स्ट्रेच कीजिए, तो स्ट्रेच करके मैं डबल करूंगा, यदि स्ट्रेच करके इसको ट्रिपल करूंगा तो एरिया कितना हो जाएगा 1/3, डबल करूंगा तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2 द ओरिजिनल एरिया। अब देखते हैं यहाँ पर नॉर्मली, यहाँ सोचिए यदि इसको मैं बीचों बीच चीर दूं और आधा कर दूं, देखिए एरिया आधा हो गया, तो एरिया क्या हो जाएगा मेरा आधा हो जाएगा। ये नया लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ इसका L है और नया लेंथ जो है इसका जो L1 और L2 हो गया मेरे पास 2L। और देखिए इसका एरिया A है और इसका एरिया 2, देखिए इसका एरिया मैं लेता हूं यहाँ पर क्या हो जाएगा A/2, लेंथ को डबल किया हूं, एरिया क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो हम लोग इसको अब कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले मेरा जो यहाँ फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L/A। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, इसके बाद बात करेंगे ये नया रेसिस्टेंस R डैश, देखिए यहाँ पर यदि मैं निकालूंगा तो रो वही रहेगा L'/A', मतलब L2/A2। देखिए यहाँ पर एरिया 1 कर दीजिए, इसका एरिया 2 लिया हूं। अब देखिए इसके जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, रो यहाँ पर लिख दीजिए आप 2L और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग A/2। देखिए ये 2 ऊपर चल जाएगा आपका, तो R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 रो L/A। अब देखिए यदि किसी भी वायर को हम लोग स्ट्रेच करके डबल कर रहे हैं तो यहाँ देखिए ये ओरिजिनल रो L/A क्या होता है मेरा रेसिस्टेंस होता है, तो R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 4R। अब देखिए रेसिस्टेंस कितना होगा इंक्रीज, 4 टाइम्स हो जाएगा, रेसिस्टेंस जो होगा नया वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अब हम लोग आ रहे हैं, देखिए रेसिस्टर का जो हम लोग कनेक्शन करते हैं 2 तरह से करते हैं, 3 तरह से करते हैं। पहला हो गया सीरीज, दूसरा हो गया पैरेलल, तीसरा हो गया दोनों को मिक्स करके, सीरीज में भी और पैरेलल में। तो हम लोग आते हैं सीरीज कनेक्शन के बारे में जानते हैं। सीरीज कनेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो रेसिस्टर रहता है उसका हम लोग एक रेसिस्टर का एंड दूसरे रेसिस्टर का दूसरे एंड के साथ कुछ इस प्रकार से जोड़ते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ मेरा R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ एक अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, यहाँ एक अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2, यहाँ एक अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3। केवल ध्यान से देखते रहिए, स्केचिंग कर रहे हैं आप लोग के बोर्ड के लिए माइंड फ्रेश करने के लिए वीडियो देखिए, पूरा एक बार में याद आएगा। तो यहाँ सबसे पहला चीज अब हम लोग इसमें एक बैटरी लगाए हैं, बैटरी हो गया ग्रुप ऑफ सेल। देखिए यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, हम लोग इसमें देख रहे हैं क्या केवल पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, V कहां पर जा रहा है 3 जगह, V1 V2 V3, और करंट सबका सेम है, करंट का पाथ चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर करंट सेम है। देखिए करंट जो आई जा रहा है बस करंट का पाथ सेम है। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो देखिए यही होगा, तीनों को यदि मैं ऐड कर दूंगा तो। और एक चीज करना हम इसमें भूल गए हैं, यहाँ हम लोग लगा देंगे आमीटर। आमीटर को हमेशा हम लोग सीरीज में ही लगाते हैं और वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल लगाते हैं। ये आप लोग को पता ही होगा आमीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं, क्योंकि आमीटर का रेसिस्टेंस निग्लेजेबल होता है और वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हाई होता है, इसीलिए हम वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ओम्स लॉ में जानते हैं, ओम्स लॉ क्या कह रहा है मेरे पास, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। देखिए यदि मैं इधर से भी I को देखिए हर जगह कॉमन ले लूं, क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए ये दोनों मेरा हट जाएगा, तो देखिए सीरीज में क्या आया, इसका रिजल्ट क्या आया, जो इसका टोटल रेसिस्टेंस होगा, टोटल रेसिस्टेंस इस सीरीज का होगा, इस सर्किट का होगा जो सीरीज में है, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। जो भी रेसिस्टेंस होगा, यदि n रेसिस्टर लगा हुआ है तो डॉट डॉट n तक जोड़ दीजिए, आप जितना जोड़ते जाइए। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, यदि एक तो
फेल किया तो सारा फेल, इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में पैरेलल कनेक्शन में। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं पैरेलल कनेक्शन में। पैरेलल कनेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, किसी दो पॉइंट के बीच में सारा रेसिस्टर को जोड़ देते हैं। हमारे पास जितना रेसिस्टर है दो पॉइंट में, जैसे देखिए यहां से मैं लिया एक रेसिस्टर, यहाँ दूसरा रेसिस्टर और यहाँ पर तीसरा रेसिस्टर, सबको क्या किया मैं यहाँ जोड़ दिया। देखिए यहाँ R1, R2, R3, सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। वही दो पॉइंट है तो दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, तो यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जहां करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो मेरा पैरेलल कनेक्शन है, और जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो मेरा सीरीज कनेक्शन है। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पर वही चीज भी होगा, ऊपर डालिए नीचे डालिए बात बराबर है। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर, आमीटर लगा दिए हैं, और इलेक्ट्रिक करंट तो मेजर होता है एम्पियर में। आई देख लीजिए यहाँ क्या चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का पाथ चेंज हो रहा है। यहाँ पर मान लीजिए I1, यहाँ पर I2 जाएगा, यहाँ से जाएगा I3। देखिए इधर यदि निकलेगा, क्या निकलेगा, I1 जा रहा है यहाँ से तो I1 ही निकलेगा, यहाँ से I2 जा रहा है तो I2 ही आएगा, और यहाँ से I3 ही निकलेगा, और तीनों करंट मिलके फिर क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मेरा इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो देखिए I मिलके क्या हुआ है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम लोग कर देंगे अप्लाई यहाँ ओम्स लॉ। लिखिए फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू क्या, V बाई आर। तो V बाई आर इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, V बाई आर इक्वल टू, V को कॉमन ले लीजिए, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। देखिए दोनों तरफ से V को उड़ा दीजिए, बचेगा वहां यहाँ 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। देखते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इस प्रकार बनता है। तो सबसे पहला चीज हमेशा इतना याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बनता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बनता है। अब हम लोग आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स लॉ पर। तो चलते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो देखिए यहाँ पर हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हमने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, वर्क डन बाय ए यूनिट चार्ज। तो चार्ज के द्वारा वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन किसके बराबर होता है, तो वर्क डन एनर्जी के बराबर होता है। ये तो हम लोग शुरू से जानते आए हैं। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं जो बैटरी में जो होता है वो केमिकल एनर्जी ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिक करंट से मतलब केमिकल एनर्जी के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट वहां पर मिलता है। और इलेक्ट्रिक करंट जब मिलता है तो इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग हीट भी निकाल लेते हैं, लाइट भी निकाल लेते हैं, साउंड भी निकाल लेते हैं। हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ हीट। तो देखिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या पढ़े थे, W/Q। इसके बाद में हम लोग इसी W को लिख सकते हैं क्या, W इक्वल टू VQ। तो देखिए ये W क्या हुआ, मेरा वर्क डन। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, 9th क्लास में हम लोग खूब पढ़े थे, वर्क डन किसके बराबर होता था, तो एनर्जी के बराबर होता था। एनर्जी यहाँ पर हमको किस फॉर्म में चाहिए, हीट के फॉर्म में चाहिए। तो देखिए हीट के फॉर्म में यहाँ पर H इक्वल टू भी हम लोग आंख बंद करके लिख सकते हैं VQ। H इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग VQ। तो देखिए और Q इक्वल टू क्या होता है, देखिए Q इक्वल टू क्या होता है मेरा IT। वैल्यू डालते चलिए, देखिए सारा फॉर्म निकलते जाएगा। यहाँ पर VQ की जगह में डाल दीजिए IT। देखिए ये भी एनर्जी हो गया, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अब I इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े थे, V/R। I इक्वल टू पढ़े थे V/R। देखिए यहाँ हम लोग H इक्वल टू V और I के जगह में डाल दीजिए V/R और यहाँ लगा दीजिए T। देखिए H इक्वल टू क्या हो गया, V²/RT। इस फॉर्म में भी हो गया, इसका भी ऐसा यूनिट जूल होगा। फिर हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। देखिए V इक्वल टू IR, तो V के जगह में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे IR। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं IR इंटू, यहाँ से ले रहे हैं, देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहाँ आप लोग गच्चा मत खाइएगा, कहीं भी सब्स्टिट्यूट कीजिएगा वही आएगा, लेकिन यहाँ सीधा सीधा लगता है आसान।
इंटू आई इंटू टी। देखिए क्या निकला मेरा, आई स्क्वायर आर टी, तो ये भी जूल में। तो हम लोग जब कभी भी पावर निकालने का बात होगा तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस तरह से हम लोग काम करते हैं, क्या रेट से काम कर रहे हैं, मतलब टाइम से डिवाइड कर देना है। तो इसी को हम लोग यदि टाइम से डिवाइड कर देंगे तो पावर आ गया। तो देखिए हम लोग पावर इक्वल टू यहाँ पर लिखते चलते हैं, इसके पीछे में यहाँ पर यदि हम लोग लिखेंगे H इक्वल टू क्या लिखे हैं, वी क्यू, और वी क्यू बाई टी कर देते हैं, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, पावर इक्वल टू देखिए क्यू बाई टी क्या होता है, आई होता है, तो पी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वी आई। हर जगह से हम लोग टी हटा दीजिए, देखिए पावर आ गया, पावर आ जाएगा, हम लोग टी से डिवाइड कर देंगे, तो P इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा मेरा क्या, आई स्क्वायर आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो ये फॉर्मूला सब याद रखिएगा, मैं आपको ये सारे टॉपिक को स्केच कर रहा हूं ताकि आपको फिर से याद आ जाए, और मैं न्यूमेरिकल्स जो पढ़ाऊं तो वो आप लोग को आसानी से समझ आ जाए। देखिए मेरा जो पावर का जो ऐसा यूनिट होगा, ये सारा यूनिट होगा वाट में। अब हम लोग आते हैं डोमेस्टिक यूनिट के बारे में। डोमेस्टिक में घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो किस में आता है, तो किलोवाट आवर में। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से मेजर करते हैं, तो यहाँ भी तो देखते हैं हम लोग इसी में पावर में टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, एनर्जी आ जाएगा। तो यहाँ देखिए डोमेस्टिक, तो देखिए हम लोग देखते हैं जो ये डोमेस्टिक यूनिट, तो हम लोग देखते हैं मेरे पास 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए कितना एनर्जी होगा, जूल के फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, तो किलो मतलब 1000, और यहाँ पर जो है मेरे पास वाट है, आवर को इसको यदि हम लोग सेकेंड में लेंगे तो, और 1000 वाट, और इसको आवर को सेकेंड में लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 3600 सेकेंड। अब ये हो गया मेरे पास, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 36000050 हो गया, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल।